नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब पूरे देश की निगाहें दूसरे चरण के चुनाव को लेकर लगी हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी रैली में लग चुके हैं और प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इस कड़ी धूप में भी प्रत्याशी, नेता, कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। यूं तो सेकेंड फेज में 12 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव है, लेकिन हम आज बिहार की 5 सीटों जो सीमांचल क्षेत्र के 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और फिर बांका और भागलपुर सीटों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ आज फिर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी जुड़े हैं। उनके पास सारे अपडेट्स हैं, जो पांचों क्षेत्र हैं वहां का जो ग्राउंड रियलिटी वहां की है उसका उसकी पूरी जानकारी है। तो प्रभात जी, सबसे पहले सीमांचल से शुरू करते हैं। किशनगंज को लेकर क्या लग रहा है इस बार? देखिए, एक बार आपको पहले सभी लोग दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जो 5 सीटों को लेकर चुनाव हो रहा है उसमें 4 सीट आप बता ही चुके हैं कि एनडीए के पक्ष में रहा है। एकमात्र किशनगंज का सीट है जो कांग्रेस ने जीता था और 39 में एक ऐसा सीट था जो विपक्ष के पास था। आपको बता दें कि जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए के मुख्य घटक जेडीयू की यह अग्नि परीक्षा है। ये पांचों सीट जेडीयू लड़ रही है। इस बार भाजपा कहीं मैदान में नहीं है, लोजपा कहीं मैदान में नहीं है। ये जेडीयू की अग्नि परीक्षा होने जा रही है, जिसमें किशनगंज का भी सीट अहम है, जहां पिछली बार 33,000 के आसपास वोट से जेडीयू हार गई थी और इस बार भी वहां रोचक मुकाबला होना है और तिकोना मुकाबला होना है। कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, वहीं जेडीयू को जिसने जेडीयू ने अपनी जो प्लानिंग की है, फील्डिंग सजाई है। अशरफ जो एक कटिहार के बहुत मजबूत मुस्लिम नेता थे, उनको जेडीयू में शामिल कराया है और अपनी फील्डिंग को मजबूत करने के लिए ही यह काम किया है, क्योंकि वह आरजेडी से चुनाव किशनगंज से लड़ना चाहते थे या कटिहार से, तो वो जेडीयू के खेमे में आ गए हैं। और इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमएम की तरफ से वहां के स्थानीय विधायक जो हैं, मैंने वो किशनगंज में एकमात्र जो एआईएम के विधायक है अतरारुल इमाम, वो अतरारुल ईमान, तो वो भी इस बार मैदान में है, जो 2,95,000 वोट पिछले चुनाव में लाए। कुछ लोगों का कहना है, मुस्लिम समुदाय में ये चर्चा है कि इस बार सारा वोट एक साथ संभव है कि ओवैसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन किशनगंज का इतिहास रहा है कि सिर्फ एक बार लखनलाल कपूर को छोड़कर वहां कोई हिंदू प्रत्याशी आज तक नहीं जीता। वहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और एकमात्र सबसे सुरक्षित अल्पसंख्यक क्षेत्र बताया जाता है और वहां हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं और इस बार तीनों पार्टी के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। एक बार वहां शाहनवाज भाजपा के जीते जरूर थे, सैयद शाहनवाज। बाकी समय मैक्सिमम या तो आरजेडी का कब्जा रहा है या कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक बार जनता दल जीती थी, एक बार जनता पार्टी भी जीती थी, लेकिन वहां ऑलवेज मुस्लिम का ही प्रभुत्व रहा है। किशनगंज एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां सारे विधायक महागठबंधन के हैं। मैंने उसमें अगर आईएम चूंकि उस गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन 4 आरजेडी के विधायक हैं और 1 कांग्रेस के विधायक हैं। मोहम्मद जावेद जो जीते थे कांग्रेस के, उनको 3,67,000 वोट आया था और जो जेडीयू के प्रत्याशी रनर हुए थे उनको 3,33,000 वोट आया था और वहां जो है सो मात्र 34,000 से हार जीत हुआ था। अतरारुल ईमान को 2,95,000 वोट आया था।
तो वहाँ काफी रोचक लड़ाई है और कठिन लड़ाई है। वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने चुनावी सभा करके कांग्रेस के पक्ष में बिगुल बजा दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी भी संभवतः किशनगंज आए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज भागलपुर में राहुल गांधी थे थोड़ी देर पहले, और अब जो बचा हुआ समय है उसमें राहुल किशनगंज आते हैं या नहीं आते, ये तो आने वाले समय पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ रोचक लड़ाई होने वाली है। जेडीयू के भी उम्मीदवार जो है इस बार मैदान में, वो कमजोर नहीं है। मास्टर साहब उनका उर्फ नाम है और वो काफी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। जी, कुल मिलाकर त्रिकोणात्मक लड़ाई है। हाँ, कड़ी त्रिकोणात्मक लड़ाई है, कड़ी त्रिकोणात्मक। देखना ये बाकी है कि अब देखना ये बाकी है कि ओवैसी फैक्टर कितना काम करता है, या फिर संविधान, हाँ, लोकतंत्र और देश बचाने की लड़ाई को वहां के मुस्लिम जो मतदाता है वो उस आधार पर वोट करते हैं। ये 26 अप्रैल को पता चलेगा। एक बात आपको बता दें कि किशनगंज, एक बात और बता दें आपको कि किशनगंज एक ऐसा सीट रहा है जहां के मुस्लिम मतदाता ऑलवेज जो अंतिम दिन होता है उस दिन कोई ना कोई पक्का निर्णय लेते हैं, और वो अपने निर्णय में सिर्फ एक बार 1967 में धोखा खाए। इसके अलावा अब तक कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जब उनका बहुत बड़ा वोट में विभाजन हुआ हो और बहुत वोट में बिखराव हुआ हो। हाँ, लेकिन पिछले बार जिस तरह से 2,95,000 वोट AIM को आया था, वो एक संदेह जरूर पैदा कर रहा है। लेकिन लोग बता रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्लब होगा एक ही जगह। ये तो किशनगंज की बात हुई। बहुत कम समय में ही बाकी 4 जो सीटें हैं, पूर्णिया की लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण है। वहां कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव ने एक तरह से बागी की तरह वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्णिया की क्या स्थिति है, वहां का जो जातीय समीकरण क्या है, और क्या असर होगा पप्पू यादव का, यादव वोट का? संक्षेप में, कम शब्दों में बाकी जो 4 सीटें हैं उसका विश्लेषण आप करिए। पूर्णिया से शुरू करते हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर अभी बन गया है, और संतोष कुशवाहा के जो चुनावी सभा जो प्रधानमंत्री की थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति की भी बड़ी चर्चा है। पूर्णिया एक ऐसा सीट है जहां पिछड़ी आबादी बहुत ज्यादा है। एकमात्र वहां जो अग्री जाति की आबादी है, बड़ी आबादी, वो है राजपूत जाति की, जो पप्पू सिंह, उदय सिंह, माधुरी सिंह भी वहां जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, 2 बार रही है, उसी के पुत्र है पप्पू सिंह। वह भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे। पप्पू सिंह पहले कांग्रेस से और फिर भाजपा से 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन भाजपा जब वो कांग्रेस से लड़े थे तो हार गए थे। यहाँ से पप्पू यादव 3 बार सांसद रहे हैं, और संतोष कुशवाहा के लिए यह हैट्रिक लगाने का चांस है। बीमा भारती को आरजेडी ने यहाँ टिकट दिया है, लेकिन लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच बताया जा रहा है। कुशवाहा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसी फैक्टर के कारण 2014 में जब सब मैंने 2 सीट मात्र जेडीयू जीती थी मोदी लहर में, जब मोदी का आगमन हुआ था, उसमें एक पूर्णिया की सीट थी और एक सीट नालंदा का था। 1 लाख से अधिक वोट से जीते थे, लेकिन वह त्रिकोणात्मक लड़ाई के कारण संतोष कुशवाहा की जीत हुई थी। संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन एक यह भी बात किया जा रहा है, एक नाराजगी का स्वर यही है कि संतोष कुशवाहा का भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव होने के कारण जेडीयू के कुछ लोगों में नाराजगी है। ये फैक्टर भी एक बड़ा कारण बन सकता है अगर वो हारते हैं तो। मुख्यमंत्री भी नहीं वहां दिखे जनसभा में, मोदी की जनसभा में। लोग बता रहे हैं कि वहां जो रथ घूम रहा है उसमें
प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत ज्यादा प्रमुख है और मुख्यमंत्री को उतना चुनाव कैंपेन में प्रमुखता नहीं दी गई है संतोष कुशवाहा का, इसकी भी चर्चा है। लेकिन इन चीजों का कितना असर कांग्रेस के पड़ेगा तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है कि सीधी टक्कर है। हाँ, कटिहार में तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी के बीच सीधी टक्कर है और दुलाल चंद गोस्वामी अगर इस बार जीतते हैं तो वो दूसरी बार सांसद लोकसभा जाएंगे और वहां उनकी जो टक्कर जिस उम्मीदवार से है कांग्रेस के, उनका नाम है तारिक अनवर, जो 5 बार वहां से सांसद रह चुके हैं और 6ठी बार वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वहां एक बड़ा झटका यही है कि जो वहां के एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे और जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य भी रहे, वो अब उनके खेमे से अलग हो गए हैं और उन्होंने जनता दल यू के साथ जाने का फैसला किया है। इसलिए वहां भी लड़ाई रोचक होगी, इसका पूरा पूरा उम्मीद है। बांका को लेकर के आपका क्या कहना है? बांका में जदयू सांसद जो अभी है निवर्तमान गिरधारी यादव और राजद से जयप्रकाश नारायण यादव के बीच बिल्कुल आमने सामने का संघर्ष दिख रहा है। 2 यादवों के बीच लड़ाई है। वहां का क्या वहां के मुद्दे क्या है, जातीय समीकरण क्या है, क्या इस बार पलड़ा किसका भारी होगा? गिरधारी यादव को लेकर थोड़ी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन कागजी स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ 5 एनडीए के विधायक हैं और 1 विधायक आरजेडी का है। बाकी कागज पर तो बहुत ज्यादा भारी दिख रहे हैं एनडीए विधायक। यह धरती है दिग्विजय सिंह की, जहां से एक बार उनकी धर्म पत्नी उपचुनाव में 2020 में पुतुल सिंह जीत चुकी है और जयप्रकाश यादव एक बार वहां से जीते थे 2014 के चुनाव में और वहां काफी रोचक लड़ाई बताई जा रही है और जो फैक्टर है वो गिरधारी यादव के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं बताई जा रही। जयप्रकाश यादव भी वहां के बहुत पुराने और मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और उनकी क्षेत्र पर पकड़ भी है। अब आते हैं भागलपुर सीट को लेकर के। भागलपुर में आज राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने भाषण किया है, वहां चुनावी सभा को संबोधित किया है और फिर अडानी अंबानी की बात की है कि कैसे जो बीजेपी सरकार है सरकारी संपत्ति को बेच रही है और खास करके एससी एसटी ओबीसी यानी सामाजिक न्याय की बात की, सोशल जस्टिस को लेकर के फिर उन्होंने बोला है और लोगों को इशारा किया है, लोगों बीजेपी की तरफ, कि कैसे वे संविधान पर हमला कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा है कांग्रेस से और जेडीयू से अजय मंडल है। वहां का क्या समीकरण दिख रहा है आपको? क्या अच्छा, एक चीज और यहां जोड़ना जरूरी है कि जो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी मणिपुर से मुंबई के बीच, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, किशनगंज पूर्णिया होते हुए फिर झारखंड में प्रवेश की थी वो यात्रा, उस यात्रा का क्या असर होगा? और पहली रैली है, चुनावी रैली बिहार में राहुल गांधी की। जहां तक भागलपुर का सवाल है, भागलपुर में अगर अजीत शर्मा जीतते हैं तो 20 साल के बाद कांग्रेस की वापसी होगी। इसके पहले भागवत झा आजाद 20 साल पहले वहां से सांसद बने। राहुल गांधी की सभा से निश्चित तौर पर वहां के कांग्रेस, चूंकि वह कांग्रेस का पूरा न कर रहा है, वहां पर एक ताजगी आई है, एक शक्ति मिली है और भागलपुर में एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद बन रही है। लेकिन अजय मंडल को भी जो खतरा था, जो परेशानी थी, वो परेशानी नीतीश कुमार ने दूर कर ली है। उसने बुलो मंडल, जो पिछली बार उनके मुकाबले खड़े थे, जिनका नाम शैलेश कुमार बुलो मंडल है, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। लेकिन अभी भी उनके लिए एक गोपाल मंडल है जो उनके विधायक है, हमेशा अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं, उनसे खतरा बना हुआ है और वो परेशानी बनी हुई है। लेकिन अजय मंडल
का पलड़ा भारी अगर नहीं है तो कमजोर भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा कि जदयू और भाजपा के रिश्ते इस चुनाव में कैसे आगे दिखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोजपा और भाजपा के लोगों और जदयू के बीच एक समन्वय की कमी है और दिक्कत है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, उनके चुनावी सभा का जरूर इस क्षेत्र पर असर पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि जदयू के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री कहीं सभा करते हैं या नहीं करते। तो इस बार आसान नहीं होगा जेडीयू के लिए कि जो पिछला परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए एक जानकारी अपने दर्शकों को ये दें कि जो 5 सीटों पर लगभग 50 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उसमें 12 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 14 करोड़पति उम्मीदवार हैं। तो फिलहाल इंतजार करते हैं दूसरे चरण के मतदान के दिन का। 26 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग होगी और फिर आगे हम बात करेंगे, बाकी सीटों का भी विश्लेषण करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।